नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इकॉनमी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है, आज उसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जो सरकारी उद्योग होते हैं, जिनको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बोला जाता है, या इसी को क्या बोलते हैं, पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोला जाता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इनके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक में आगे से बढ़ने से पहले आपका जो कल का प्रश्न था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कल आपको जो प्रश्न दिया गया था वो 5 नंबर का प्रश्न था। 50 से 60 शब्दों में आपको लगभग लिखना था इसको। प्रश्न था आपका कि एमएसएमई क्षेत्र के उत्थान के लिए, विकास के लिए कौन से योजनागत प्रयास किए जा रहे हैं, आपको योजनाएं बतानी थी। देखते हैं इसका मॉडल आंसर क्या होगा। तो देखिए, आपके यहाँ पे इंट्रो वगैरह बना सकते हैं। आप इंट्रो वगैरह कैसे बनाना है आपको पहले समझाया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे अपन आते हैं सीधे बॉडी पोर्शन पे, कंटेंट में जो मेन जो चीज़ है हमारी, इसमें जैसे एक योजना चल रही सरकार की, उद्यमी मित्र पोर्टल चल रहा है। उद्यमी मित्र पोर्टल के माध्यम से सरकार एग्जैक्टली कर क्या रही है, आपको तो क्रेडिट से सहायता देती है, क्रेडिट सेवाएं देती है। ठीक है, सिडबी द्वारा ये काम किया जाता है। तो सरकार की तरफ से काम कौन करता है, सिडबी करता है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब ये क्या है, आपका लखनऊ में स्थित एक बैंक है जो लघु और जो मध्यम इकाइयाँ होती हैं उनके विकास के लिए वित्त सहायता प्रदान करता है। इसके बारे में हमने ऊपर पिछले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। तो ये क्या करता है, आपको वित्तीय सहायता प्रदान करता है उद्यमी मित्र पोर्टल के माध्यम से। दूसरा है आपका, अब वो आता है आपका एमएसएमई संबंध। एमएसएमई संबंध एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उनके एमएसएमई के सार्वजनिक क्षेत्र के खरीद के क्रियान्वयन के लिए, मतलब सीधी सी बात है, जो सार्वजनिक क्षेत्र वो होते हैं, सार्वजनिक विभाग होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, सामान खरीदा जाता है। ठीक है, डे टू डे कार्य के लिए वहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं, स्टेशनरी का सामान खरीद रहे हैं, आदि आदि चीज़ें जो होती हैं ना, तो उन सबको खरीदने के लिए वो खुले मार्केट में जाकर के ना खरीदें। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया, वो कहाँ से खरीदे, सीधे एमएसएमई सेक्टर से खरीदें। तो इस चीज़ के लिए क्या किया गया, एक माध्यम तैयार किया गया। ठीक है, वो माध्यम क्या था, एमएसएमई संबंध, मतलब वो सरकारी विभाग, मंत्रालय, ऑफिस यहाँ पर आकर के क्या करेंगे, इस एमएसएमई संबंध पोर्टल में क्या करेंगे, अपना रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। और जो भी एमएसएमई सेक्टर वाले उद्यमी हैं वो आके इस रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, सप्लाई करेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट में जो भी रखा गया था। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है। इसके अलावा पूंजी सहायता योजना चल रही, 2008 में चलाई गई थी, बंद हो चुकी है योजना। देखो यहाँ पे 2-3 योजनाएं लिखी हुई, पुरानी योजनाएं हैं, सिर्फ लिखा इसलिए गया है ताकि आपको क्या है वहाँ पे कंटेंट कम ना पड़े अगर आपको लिखने के लिए आए तो। ठीक है, क्योंकि सरकार के माध्यम से एग्जैक्टली बहुत सारी योजनाएं नहीं चल रही हैं इस क्षेत्र के उत्थान के लिए। सरकार कोई बहुत सारी योजनाएं चला के नहीं रखी हुई है, लेकिन आपको तो वहाँ पे लिखना पड़ता है। जो पुरानी योजनाएं वहाँ भी, वो भी हमने यहाँ पे कवर करी हुई हैं। तो जैसे ऋण गारंटी कोष योजना भी हो गई 2000 की, अटल जी के टाइम पे चली थी। उसके अलावा सूक्ष्म वित्त योजना हो गई 2003 की, वो भी अटल जी के टाइम पे चली थी, है ना। इसके अलावा क्या किया जा रहा है, तो सिडबी क्या करता है, आपको वित्तीय संस्थानों को ऋण देता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था कृषि क्षेत्र में, पीछे के लेक्चर्स में आप जाके देखेंगे नाबार्ड वाले को। ठीक है, नाबार्ड क्या होता है, कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए क्या करता है, वो ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तब वो डायरेक्ट तो ऋण प्रदान करता नहीं है, वो क्या है, एक शीर्ष संस्थान है, शीर्ष वित्तीय संस्थान है। मतलब नाबार्ड एक उच्च पोजीशन में बैठा हुआ है, उसके नीचे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे बैंक हैं, जिसमें सहकारी बैंक आते हैं, वाणिज्यिक बैंक आते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। इन सबको क्या करता है, क्रेडिट सहायता देता है। और ये क्रेडिट सहायता ये बैंक क्या किसको देते हैं, लाभार्थी तक, जनता तक पहुंचाते हैं। सेम चीज आपका कौन कर रहा है, सिडबी कर रहा है। अब नाबार्ड की जगह आप सिडबी को बैठा दीजिए, नाबार्ड की जगह सिडबी को बैठा दीजिए, और यहाँ पे जो बैंक हैं उन बैंकों की जगह आपको किसको रखना है, वाणिज्यिक बैंकों को रखना है। ठीक है, और ये वाणिज्यिक बैंक अल्टीमेटली सिडबी से जो धनराशि मिलती है उसको कहाँ पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम क्या है आपकी, तो आप जो भी ऋण लेते हैं, वित्तीय सहायता लेते हैं बैंकों आदि से, तो उसमें सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ क्या किया जाता है, सब्सिडी प्रदान की जाती है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का क्या लिया है, लोन लिया हुआ है अपने उद्योग के उत्थान के लिए, स्थापना के लिए, जो भी है ना, 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। तो सरकार ने क्या बोल दिया कि हम आपका जो इसमें ब्याज रहेगा, इसमें जो भी, इसमें कुछ ना कुछ ब्याज लगेगा भाई, ऋण ले रहे हैं आप, तो इस ब्याज पे हम क्या करेंगे, सब्सिडी प्रदान करेंगे। पहला माध्यम हो गया सब्सिडी देने का। ये दूसरा माध्यम क्या हो गया कि ब्याज पे वो कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करेगी, लेकिन आपका जो 10 लाख रुपए है उसमें वो
2%, 3%, 5% जो भी है सरकार बता सकती है अपने हिसाब से कि भाई हम 5% की आपको इसमें सब्सिडी प्रदान करेंगे, तो आपका जो मूलधन है 10 लाख रुपए, उसमें 5% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करता है, सरकार के द्वारा सहायता की जाती है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के उत्थान के लिए और क्या किया जा रहा है, तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट क्या है, एक योजना लेके आई गई। मतलब आपका जो उत्पाद है उसमें किसी भी प्रकार का गुणवत्ता दोष ना रहे, उसमें किसी भी प्रकार की गुणवत्ता दोष ना रहे, मतलब गुणवत्ता के अनुसार देखें तो सर्वोत्तम रहे, और दूसरा उससे किसी प्रकार कोई दोष उत्पन्न हो ना, उसका कोई मतलब प्रभाव ना पड़े पर्यावरण पर। ठीक है, मतलब पर्यावरण की क्या हो, 100% अनुकूल हो, जिसको हम सतत विकास बोलते हैं, उसके अनुरूप होए। ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है, वही क्रेडिट लिंक सब्सिडी के लिए है ना। और इसके अलावा क्या चल रहा है, स्फूर्ति कार्यक्रम चल रहा है। स्फूर्ति कार्यक्रम से क्या किया जा रहा है, जो पारंपरिक उद्योग हैं उनको, उनके उत्थान का प्रयास किया जा रहा है, उनको बेहतर कौशल तकनीक से क्या किया जा रहा है, युक्त बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सरकार द्वारा योजनागत प्रयास किए जा रहे हैं आपके एमएसएमई सेक्टर के उत्थान के लिए। ठीक है, अब आता है आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि पहले ही हमने डिस्कस किया, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, पीएसयू होने वाला है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं। तो देखो भैया, आपके क्या है, जो उपक्रम होते हैं, उद्योग जो होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं सामान्य तौर पर। ठीक है, एक चौथा प्रकार भी होता है, उसको भी देख लेंगे। 3 प्रकार के सामान्य तौर पर कौन से होते हैं, एक सार्वजनिक उद्योग होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम, दूसरे निजी उद्योग होते हैं, निजी उपक्रम, तीसरा होता है आपका संयुक्त उद्योग, संयुक्त या संयुक्त उद्योग, संयुक्त उपक्रम। ठीक है, तो सार्वजनिक उद्योग कौन होते हैं, देखो, तो ऐसे उद्योग जिनके पास 51% या इससे, ऐसे उद्योग जिनमें 51% या उससे अधिक के शेयर्स, उससे अधिक के क्या होते हैं, स्वामित्व अधिकार किसके पास हो, सरकार के पास हो, तो वो उद्योग कौन सा हो जाएगा, सरकारी उद्योग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 51% एग्जैक्टली नहीं लिखना चाहिए, 50% प्लस होना चाहिए। ठीक है, 50% प्लस होना चाहिए, 50% से कुछ ज्यादा हो, वो कुछ ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं निजी क्षेत्र, तो ऐसे उद्योग जिनमें क्या है, सरकार की भागीदारी ना हो, मतलब कि 50% से अधिक शेयर किसके पास हो, निजी क्षेत्र के पास हो। तीसरा आता है संयुक्त उद्योग, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की क्या हो, भागीदारी हो, सरकार और निजी उद्योग दोनों की भागीदारी हो। और एक चौथा भी होता है, वो क्या होता है आपका, सहकारी उद्योग। वो सहकारी उद्योग जो होता है एक निजी उद्योग का ही पार्ट होता है, वो बहुत छोटे स्तर पे चल रहे होते हैं, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो सेमी अर्बन सब अर्बन एरियाज जो होते हैं वहां चल रहे होते हैं। ठीक है, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखना है हमको। ठीक है, तो हम आते हैं सीधे सार्वजनिक क्षेत्रों में। अब ये क्या है, तो भारत सरकार ने क्या किया है, अब ये सार्वजनिक जो क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, इनको 3 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। आप बहुत अच्छे से फैमिलियर है इस चीज को लेकर कि ये 3 प्रकार के कौन से होते हैं। तो आपका क्या होता है, महारत्न, महारत्न इंटरप्राइजेस, नवरत्न इंटरप्राइजेस और मिनी रत्न इंटरप्राइजेस। मतलब महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां और आपका मिनी रत्न कंपनियां, 3 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। ये जो आपका नवरत्न और मिनी रत्न का कॉन्सेप्ट है, कब निकल के आया था, 1997 में। इस कॉन्सेप्ट, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है प्री के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कब निकल के आया, 1997 में। महारत्न की शुरुआत कब होती है आपकी, वर्ष 2009 से। ठीक है, अब देखते हैं महारत्न योजना के बारे में। तो महारत्न योजना आपकी 2009 में प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि बड़े आकार के जो नवरत्न उपक्रम जो होते हैं, उनको क्या करना, अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। ठीक है, ताकि वो अपने व्यापार, कारोबार, निवेश आदि को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके, और अल्टीमेटली उसका क्या हो सके, देश की जीडीपी में लाभ मिल सके। तो इसके लिए क्या किया गया, महारत्न कंपनियों की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब पहले जो कंपनियां स्थापित थी उन्हीं को क्या किया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि महारत्न, किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा देने के लिए क्या क्या मापदंड अपनाए जाते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, किन किन पैरामीटर्स के आधार पर महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। तो जो पहला पैरामीटर है वो क्या है कि जो भी कंपनी को आप महारत्न कंपनी का दर्जा देने वाले हैं, वो पहले से ही क्या हो, नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, साथ ही साथ वो क्या हो, भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, भारतीय जो पूंजी बाजार है, उसमें क्या होना चाहिए, उसको लिस्टेड होना चाहिए। ठीक है, किसमें लिस्टेड हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, यही भारतीय शेयर बाजार है, इसमें क्या होना चाहिए, उसको लिस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में, विगत 3 वर्षों में उसका जो व्यवसाय है वो कितना होना चाहिए, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। ठीक है, पिछले 3 वर्षों में उसका व्यवसाय 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए।
इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में ही उसका जो औसत निवल मूल्य है, ठीक है, नेट वर्थ है, वो कितनी होनी चाहिए, तो 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अच्छे से याद रखना है आपको चीज़ों को, ठीक है। पिछले 3 वर्षों में उनका नेट वर्थ कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ रुपए। नेट जो कारोबार है वो कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में ही उनकी जो शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट है, टोटल लाभ की बात नहीं कर रहे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट क्या होता है, देखो टोटल प्रॉफिट में आपका क्या होता है एग्जैक्टली, आपको अपने खर्चे माइनस करने पड़ते हैं, ठीक है। जब खर्चे माइनस कर देंगे तो उसमें से आपको जो भी निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे आप, नेट प्रॉफिट बोलेंगे। तो शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए कंपनी का, 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए सालाना, ठीक है। तो 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो और 15,000 करोड़ रुपए की आपकी नेट वर्थ हो, ठीक है, निवल मूल्य हो, और क्या होना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए का आपका औसत लाभ होना चाहिए, शुद्ध लाभ होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, वार्षिक आधार पर ऐसा बताया गया है। तो अगर आप ये 5 क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय महारत्न कंपनी का आप क्या प्राप्त कर लेंगे, दर्जा प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपकी क्या है, महत्वपूर्ण उपस्थिति। तो सीधी सी बात है, अगर आप कोई कंपनी इतना ज़्यादा व्यापार कर रही है, ठीक है, तो सीधी सी बात है उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपस्थिति अवश्य रहेगी, ठीक है। तो ये महारत्न कंपनियों को दर्जा प्राप्त करने के लिए क्राइटेरियाज हैं। अब इससे क्या लाभ मिलता है, तो देखो इससे क्या होगा, कंपनियों को स्वायत्तता मिलती है। महारत्न कंपनी को जिसका दर्जा जिस कंपनी को मिलेगा उसको क्या है, स्वायत्तता मिलेगी। स्वायत्तता किस चीज़ की मिलती है भाई, कि अपने वो परिचालन स्वयं कर सके, परिचालन में वृद्धि कर सके, निवेश कारोबार कैसे बढ़ाना उस चीज़ में क्या कर सके, निर्णय ले सके। उनका बोर्ड ऑफ मेंबर सरकार के क्रियाकलापों से क्या हो जाता है, पूर्णतः मुक्त हो जाता है, अपने अनुसार वो क्या करते हैं, निर्णय करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां होती है वित्तीय संयुक्त उपक्रम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में निवेश कर सकती है। मतलब उनको कहीं अगर निवेश भी करना है, कोई बड़ी कंपनी है महारत्न कंपनी, जैसे हमारे यहाँ पे महारत्न कंपनी हमारे प्रदेश में कौन सी है, BHEL है, BHL है, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुई थी 62 में, ठीक है। तो इसको क्या है, अब इसी को कहीं निवेश करना है किसी छोटी कंपनी में, सरकारी कंपनी में, तो उसको सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स स्वयं निर्णय ले लेंगे। इसके अलावा और क्या है, तो महारत्न कंपनियां अपने निवल के 15% और 5,000 करोड़ रुपए की पूर्ण सीमा के साथ घरेलू विदेशी कंपनियों के साथ ये क्या कर सकते हैं, एक्विजिशन या मर्जर कर सकते हैं। अब यह सिंपल सा पॉइंट है, तो ये कंपनियां क्या है, इनका जो भी वो है निवल मूल्य है, नेटवर्थ है, अपनी नेटवर्थ का 15%, जो कि 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपनी निवल मूल्य का 15%, जो कि 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतने तक का क्या कर सकते हैं, विलय और अधिग्रहण कर सकते हैं, मतलब वो कंपनियां खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, महारत्न कंपनियों के बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण संबंधित योजनाओं की संरचना बना सकती है, सामान्य पॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये क्या होता है, लाभ मिलता है, ये सामान्य लाभ हो गए। इसके अलावा इन लोगों को क्या है, लाभ बहुत सारे मिलेंगे, जो उनके महारत्न कंपनी से दर्जे से बाहर के भी हो सकते हैं, ठीक है, पर महारत्न कंपनी के दर्जे संबंधित लाभ यही हैं। अब देखते हैं कि भारत में महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। देखो भाई, आज की तारीख में अभी जो महारत्न कंपनियां चल रही हैं लगभग 10 चल रही हैं, ठीक है। वो 10 भारत कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो आपकी सेल है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, मतलब सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा क्या है, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्या है आपका, IOC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारतीय तेल निगम। इसके अलावा NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसके अलावा क्या है, CIL है आपका, कोल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा BHEL है, BHEL क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और क्या है आपका, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, ठीक है। और क्या है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL, ठीक है। तो ये सभी कंपनियां क्या है, भारत में महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त है। इसमें से जो BPCL है, BPCL के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सरकार आगे बढ़ रही है, प्रपोजल मार्केट में पहले से है, ठीक है। अभी क्या हुआ, सरकार ने एयर इंडिया क्या कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, वैसे ही सरकार BPCL का भी डिसइन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रही है, ठीक है। तो ये क्या था आपका पूरा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने महारत्न कंपनियों के बारे में जाना। अगले लेक्चर में हम नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां क्या होती हैं, उनका सिद्धांत क्या होता है, उनको क्या लाभ मिलता है इस पे शामिल होने पे, उस चीज़ को जानेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में जो आपका टॉपिक रहेगा कल के प्रश्नों के लिए, कल का प्रश्न जो रहेगा आपके एग्जैक्टली वो क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। तो कल के लिए जो आपके प्रश्न रहेंगे वो 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 3 मार्कर प्रश्न रहेंगे, जो आपको 10 से 12 शब्दों में लिखने, 10 से 12 शब्दों में या 20 शब्दों में लिखने हैं आपको। 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको यहाँ पे आज।
नई औद्योगिक नीति 1991 बताना है आपको। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, लाइसेंसिंग प्रणाली क्या होती है, एसईजेड क्या होते हैं और औद्योगिकरण क्या होता है। ये 5 चीज़ों को आपको 3-3 नंबर में बताना है, मतलब कि 10 से 20 शब्दों के बीच में बताना है आपको, ठीक है। इनका मॉडल आंसर आपसे कल डिस्कस किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।